हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा में। अब जो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 10th की, जिसमें हम बात कर रहे हैं पोल साइंस सब्जेक्ट की। पोल साइंस में हम फर्स्ट चैप्टर पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है संघवाद। तो संघवाद यानी फेडरलिज्म, इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे ही आपको डे बाय डे आपको चैप्टर, अलग अलग चैप्टर की क्लासेस मिल जाएंगी पोल साइंस की। आगे जो है अब चैप्टर 3 की आपको क्लास कल मिल जाएगी। इसी तरीके से आपको क्लास 9th का जो हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट बच गया है, वो हिस्ट्री सब्जेक्ट की आपको जल्दी ही क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी हमारे चैनल पर। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा फेडरलिज्म चैप्टर। फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म का अर्थ है जो जो पावर्स हैं देश में, सरकार के पास, वो पावर्स जो हैं राष्ट्रीय स्तर पर और साथ साथ राज्य स्तर पर, ये जो है कहीं 2 स्तर दिखाई देते हैं और कहीं 3 स्तर दिखाई देते हैं। भारत जैसे देश में यहाँ पर 3 स्तर दिखाई देते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार भी दिखाई देती है, राज्य सरकार भी है और यहाँ पर स्थानीय सरकार भी है। तो पावर्स वो डिवाइड 3 लेवल पर होगी। और वहीं जो है कुछ देशों में ये 2 लेवल पर दिखाई देती है, जहाँ पर जो है जो आपकी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उनके मध्य जो है पावर्स डिवीजन होता है। तो इसी जो पावर के डिवीजन को हम संघवाद कहते हैं। संघवाद कहते हैं किसे? जो पावर का डिवीजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य हो रहा है, या फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के मध्य हो रहा है। स्थानीय सरकार में क्या आती है जी? स्थानीय सरकार में आती है पंचायत और नगर निगम। आपके उनके पास भी पावर्स जो है 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 73 और 74वां जो संविधान 73rd और 74th जो संविधान संशोधन हुआ हमारा, उसके माध्यम से जो है पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम जो है उनकी स्थापना हुई और उनको जो है पावर्स दी गई संविधान के अंतर्गत। तो ये जो है 3 स्तर और 2 स्तर पर दिखाई देती है, उसे हम संघवाद बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। अब इसी चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, ये कुछ जो है स्टेट्स के नाम है, जो मणिपुर है, सिक्किम है, छत्तीसगढ़ है और गोवा है। ये आपका मैप है, इसमें आप शो करना है। टोटल जो है हमारे स्टेट्स कितने हैं? अभी स्टेट्स हैं हमारे टोटल 28। यूटीज कितनी है? यूटी है 8। तो आप याद रखेंगे टोटल 28 स्टेट्स, 8 यूटीज। अब हमें जो है ये 4 जो राज्य हैं इनको शो करना है मैप में। मैप में शो करेंगे आप। मैप में आपका सिक्किम जो है, सिक्किम ऊपर यहाँ पर चाइना है, चाइना को टच करता है, ठीक है जी। इधर जो है भूटान, नेपाल, लेफ्ट में नेपाल है, नेपाल को टच करता है। यहाँ भूटान है, भूटान को टच करता है। और नीचे वेस्ट बंगाल। तो ये जो है इससे जुड़े हुए जो है जो देश हैं और हमारे राज्य हैं। मणिपुर, मणिपुर में आप जानते हैं अभी जो है प्रेसिडेंट लॉ लगा हुआ है, क्योंकि वहां पर जो है एक स्थिति इस तरीके की बनी कि वहां के जो समुदाय हैं उनके मध्य जो है संघर्ष हुआ, जिसकी वजह से वहां पर जो सीएम है उन्हें इस्तीफा दे दिया। अब वहां पर प्रेसिडेंट लॉ लगा हुआ है। ऊपर नागालैंड है, नीचे मिजोरम है, त्रिपुरा, असम की बाउंड्रीज लगती हैं। त्रिपुरा की नहीं लगती, असम की बाउंड्रीज लगती है। और ये क्या है? म्यांमार। यहाँ पे म्यांमार है, ये वाला जो एरिया है ये म्यांमार का है। छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ, ये छत्तीसगढ़ का एरिया है। झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से बाउंड्री लगी हुई है। वहीं गोवा जिसकी महाराष्ट्र और कर्नाटका से बाउंड्री लगी हुई है। और ये जो है अरेबियन सी यानी अरब सागर के निकट है। तो ये जो है हमारे जो है 4 राज्य थे जिन्हें आपको मैप में शो करना था। आप जो है एक बार एसएसटी आपके पास है तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि 28 स्टेट्स कहाँ कहाँ पर हैं, इनकी राजधानियां क्या हैं। तो आपको क्लियर रहना चाहिए, आप जरूर याद करें, एक बार जरूर देखें। याद नहीं हो तो आप रेगुलर वॉच करते रहेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे 28 स्टेट्स कहाँ पर है। अब ये जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें बात की हुई है कि भारत के अलावा संघीय शासन जो है 3 देशों में बताना है आपको कहाँ कहाँ पर है, और उनमें जो है क्लियर करना है आपको। देखिए, संघीय व्यवस्था में हमने बात की जहां पर जो है पावर्स डिवाइड हो राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर, और या फिर 3 स्तर के हिसाब से, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर के आधार पर। अब भारत तो हमें पता चल गया, एक उदाहरण भारत हो गया। और कौन कौन से देश है? और जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वहां पर भी इस तरीके की देखने को मिलती है। साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में भी देखने को मिलती है, सॉरी ये नहीं, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी देखने को मिलेगा और आपको यूएसए में भी देखने को मिलेगा। अब जो है
कौन कौन से देश हैं हम उसमें भी जान लेते हैं। पाकिस्तान में भी हमारी जो पाकिस्तान है वहां पर भी आपको संघीय व्यवस्था देखने को मिलेगी। वैसे तो वहां पर जो है आप देखते हैं कि कुछ कुछ टाइम में जो सेना का शासन आ जाता है, पर वहां पर भी जो है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य पावर का डिवीजन है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। दक्षिण अफ्रीका, तो ये जो है 3 एग्जाम्पल देने थे आपको, तीनों एग्जाम्पल जो है जहां पर संघीय शासन है। यूएस से भी आप देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर भी जो है संघीय शासन व्यवस्था है। तो ये आपको एग्जाम्पल बताने थे, 3 एग्जाम्पल आपको मिल गए, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और एक आपके लिए एडिशनल यूएसए। नेक्स्ट है भारत की संघीय व्यवस्था बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता। देखिए भारत और बेल्जियम के मध्य क्या जो है एक विशेषता मैच होती है और क्या जो है उसमें एक डिफरेंस है। एक सिमिलरिटी बतानी है और एक डिफरेंस बताना है। किसके बेसिस? संघीय व्यवस्था। दोनों ही संघीय व्यवस्था, दोनों ही संघीय जो है देश हैं। जो बेल्जियम है वहां पर भी पावर का डिवीजन हुआ है और भारत में जो है राष्ट्रीय स्तर पर यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, और वहां पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य पावर का डिवीजन। ये तो ही आपकी एक समानता। अब अलग क्या है? देखिए अलग क्या है आंसर में देखिए, बेल्जियम की तरह केंद्र सरकार को अपनी शक्तियों के क्षेत्रीय सरकारों के साथ साझा करना पड़ता है। ये तो भारत और बेल्जियम में समानता हुई। और भारत के विपरीत जो है बेल्जियम में क्या हो रहा है, केंद्र और राज्य सरकार के अलावा एक सामुदायिक सरकार भी है। तो हमने किसी समुदाय के प्रतिनिधित्व नहीं दिया, किसी एक समुदाय विशेष को, जैसे यहाँ पे भाषा के आधार पर जो है समुदाय को पावर का डिवीजन दिया गया। ऐसा हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो आपको एक जो है अलग जो बताना था वो हुआ कि भाषा के आधार पर वहां पर जो है क्या किया गया, जो सत्ता का विभाजन है वो किया गया। परंतु जो सिमिलरिटी है अगर आप वो देखें तो राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर जैसे जो आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो पावर का डिवीजन है वैसे ही वहां पर है और वैसे ही भारत में सिमिलरिटी हुई। डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पे समुदाय के आधार पर भी जो है पावर का डिवीजन है। बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा एक सामुदायिक सरकार भी है जो भारत में आपको देखने के लिए नहीं मिलती। क्लियर हुआ होगा आपको डिफरेंस और सिमिलरिटी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघीय और एकात्मक स्वरूप में जो है क्या क्या अंतर है? एक संघीय सरकार होती है और एक एकात्मक सरकार होती है। संघीय सरकार में क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर पर यानी केंद्र सरकार है, राज्य स्तर पर एक सरकार है और एक स्थानीय स्तर पर भी सरकार होगी। कुछ जगह जो है ये राष्ट्रीय और जो है राज्य स्तर पर दिखाई देगी सिर्फ सरकार। तो ये जो है संघीय सरकार में इस तरीके से पावर का डिवीजन होता है। तीनों के पास या दोनों के पास जो है पावर्स का डिवीजन होता है, उनके अपने अपने दायरे होते हैं कार्य करने के। परंतु एकात्मक सरकार में क्या होता है, वहां पर जो है सिर्फ केंद्र सरकार होगी, एक ही सरकार होगी। इसका एग्जाम्पल जैसे चाइना है, यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहां पर वही देख रही है सारी चीजें। तो एकात्मक सरकार में सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही सारी जो पावर्स हैं वो सीमित होती है। वहीं संघात्मक सरकार में केंद्र और राज्य के पास जो है पावर का डिवीजन हो जाता है। आइए देख लेते हैं अब जो है संघीय सरकार में केंद्र सरकार देश की विभिन्न घटक इकाइयों के साथ अपनी शक्तियों का साझा करती है। केंद्र सरकार के पास जो पावर्स हैं वो जो स्थानीय इकाइयां हैं उनके साथ क्या कर रही है, पावर का डिवीजन कर रही है, उनके साथ भी पावर शेयर कर रही है। जैसे भारत में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन है, पर एकात्मक सरकार में आप देखेंगे कि शक्तियों का केवल एक सरकार के द्वारा प्रयोग किया जाता है। एक ही सरकार के पास पावर्स हैं सारी। जैसे आप श्रीलंका में देखते हैं कि राष्ट्रीय सरकार के पास सभी शक्तियां हैं, सारी पावर्स किसके पास है, राष्ट्रीय सरकार के पास है। एकात्मक सरकार में क्या होता है, एक ही जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार है उसी के पास पावर्स होती हैं। और वहीं हम देखें कि जो संघीय सरकार होती है उसमें राष्ट्रीय और राज्य सरकार दोनों के मध्य जो है पावर्स का डिवीजन होता है। ये आपको क्लियर होगा संघीय सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो कि अंतर है। यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, एकात्मक सरकार के पास सारी पावर्स खुद के पास है और संघीय सरकार में पावर्स का डिवीजन है इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1992 में 1992 में संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतर बताना है। जो 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ उससे पहले और उसके बाद में क्या क्या अंतर है उस पर यहाँ पर जो है हमें उन अंतर को डिस्कस करना है। तो हुआ क्या, 1992 से पहले क्या था जी, स्थानीय सरकारों के में क्या था, स्थानीय शासन के बारे में बताना था। चुनाव जो है राज्य द्वारा नियंत्रित होते थे और नियमित रूप से नहीं होते थे।
तो उससे पहले 1992 से पहले क्या हो रहा था कि चुनाव जो है राज्य द्वारा नियंत्रित होते थे, तो राज्य देखता था उन्हें, पर नियमित रूप से नहीं होते थे, रेगुलर नहीं हो रहे थे। और वहीं जो है 1992 के बाद, अच्छा एक बार हम पूरा ही कर लेते हैं, स्थानीय सरकारों के पास अपनी कोई शक्ति या संसाधन नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो संविधान में लिखे हुए नहीं थे। अगर संविधान में लिखे हुए नहीं है तो उनके पास वो पावर्स जो है लिखित रूप में नहीं थे, तो उनका दावा भी नहीं कर सकते थे। तो उनके पास कोई पावर्स नहीं थी, ना ही संसाधन थे, ना ही कोई आय का जरिया था स्थानीय सरकारों के पास। जो है उनके चुनाव भी राज्य कराते थे, जो कि नियमित रूप से नहीं होते थे। वहीं जो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 73 और 74 जो संविधान संशोधन हुआ, उससे जो है पंचायती राज, पंचायत जो कि ग्रामीण स्तर पर देखने को मिलती है आपको, और वहीं नगर निगम जो कि आपको, या नगर निकाय जो कि आपको शहरी क्षेत्रों में दिखाई देती है, ये स्थानीय स्तर पर जो है सरकारों का गठन हुआ, जो कि संविधान में दिया गया। इससे क्या हुआ 1992 के बाद, अब स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग जो है नियमित रूप से चुनाव करने के लिए जिम्मेदार हो गया। अब जो राज्य है उनमें राज्य चुनाव आयोग जो है उसका गठन हुआ, और वो जो है इनका चुनाव कराता था, जो कि नियमित रूप से कराता है। अब राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारों निकायों के साथ कुछ शक्तियां शेयर करनी पड़ी और उनके साथ राजस्व साझा। अब जो है जो स्थानीय स्तर पर जो पंचायत हैं या फिर नगर निकाय हैं, उनके साथ क्या करना पड़ा, पावर शेयर करनी पड़ी राज्यों को, राज्य सरकारों को। और साथ ही साथ अब उन्हें जो है कार्य करने के लिए संसाधन चाहिए, पैसा चाहिए, तो राजस्व भी शेयर करना पड़ा, किसको, राज्यों को। तो ये दो जो है आपको महत्वपूर्ण जो अंतर दिखाई देते हैं 1992 से पहले और 1992 के बाद। पहले क्या था, चुनाव जो होते थे वो जो है राज्य देखता था, और वो नियमित रूप से नहीं हो रहे थे, और साथ ही साथ उनकी अपनी शक्ति नहीं थी स्थानीय सरकारों की, और उनके पास जो है कोई रिसोर्सेज नहीं थे। पर 1992 के बाद क्या हो रहा है, उनके जो चुनाव, राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ जो नियमित रूप से चुनाव कराएगा, और उसके साथ क्या हो रहा है कि वो जो है स्थानीय सरकारों निकायों को अब शक्तियां भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी और राजस्व भी देना पड़ रहा है। तो ये जो है 1992 से पहले क्या हुआ, उससे टू के बाद क्या अंतर आया, जब 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और उससे जो है निर्माण हुआ पंचायतों का और नगर निकायों को। उसी के बारे में क्वेश्चन था, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या अंतर है। अब यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है आपको। एक बार हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। चूंकि अमेरिका डैश तरीके का संघ है, इसलिए वहां सभी इकाइयों को समान अधिकार है, और संघीय सरकार के मुकाबले जो प्रांत डैश प्रणाली है, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली डैश की है, और यहाँ जो है कुछ राज्य को औरों से ज्यादा शक्ति प्रदान है। ठीक है, अमेरिका और इंडिया में अंतर क्या है, दोनों तरफ संघीय सरकार है, परंतु जो अमेरिका में है वो राज्य, और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें राज्य ज्यादा पावरफुल है, राज्यों के अपने संविधान है। आप जो है इंडिया में सिंगल सिटीजन है, इंडिया के सिटीजन है, पर अमेरिका में आपको डबल सिटीजनशिप है, आपको राज्य के भी सिटीजन होंगे और साथ ही साथ अमेरिका के सिटीजन होंगे, तो वहां पे राज्य ज्यादा पावरफुल है। वो राज्य अलग भी हो सकते हैं, अमेरिका जो देश है जिसमें 50 स्टेट्स हैं, यूएसए में कितने स्टेट्स हैं, यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, तो 50 स्टेट्स वो चाहें तो वो अलग भी हो सकते हैं उससे। पर हमारे देश में जो भारत है उससे अलग होने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो भारत जो है वो राज्यों को ऐसी जो है अनुमति नहीं देता कि वो अलग हों, पर यूएसए के जो राज्य हैं उनके पास है। तो अब जो है ये डिटेल फिल कर लेते हैं जी, क्या क्या डिटेल होगी। देखिए, चूंकि अमेरिका सबको साथ लेने वाले तरीके का संघ है, क्योंकि उसमें जो है राज्य मिलके जो है एक देश बना, राज्यों से मिलकर एक देश बना है, इसलिए वहां सभी इकाइयों को समान अधिकार प्राप्त है। तो वो जो राज्य जब मिले तो उन सभी को जो है इक्वल राइट्स मिले, उन सभी के पास जो संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि राज्यों ने मिलकर देश बनाया, इसलिए जो राज्य हैं उनके पास पावर्स हैं, यानी कि प्रांत जो है वो अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन अब भारत में देखें तो भारत जो है संघीय प्रणाली है जो सबको जोड़ने की है, यहाँ पर सबको जोड़ के रखने वाली है, तो यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियां जो है प्राप्त हैं। तो यहाँ पर जो है इक्वल नहीं है, यहाँ पर जो है कुछ राज्यों को अन्य राज्यों की तुलना में जो है शक्तियां ज्यादा प्रदान है। तो सबको जोड़ने वाला जो है भारत है, और इसमें जो है भारत से अलग होने की जो है हमने बात की कि राज्यों ये जो है अनुमति नहीं है कि वो अलग हो सके। और वहीं जो है आप देखें अमेरिका में हमने बात भी की, वहां पर प्रांत अधिक शक्तिशाली होंगे तो वो अलग भी हो सकते हैं अगर वो चाहे तो, अमेरिका। तो ये आपकी जो है रिक्त स्थान था जो कि हमने फिल किया, आप एक बार देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर जो है
तीन जो व्यक्ति हैं जो बात कर रहे हैं भाषा, भारत की भाषा नीति के ऊपर। तो इनमें से आपको कौन सा ठीक लगता है जो उसके पक्ष में है, भाषा, भारत की जो भाषा नीति है उसके पक्ष में है, वही देखना है। यहाँ पर आप जो मैप देख रहे हैं, जो देख रहे होंगे हिंदी बेल्ट और लद्दाख जो लैंग्वेज है, कश्मीरी लैंग्वेज, पंजाबी, गुजराती लैंग्वेज के अनुसार जो है इस मैप में शो किया गया। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट पे। आप देख रहे हैं हिंदी वाली बेल्ट जो है लगभग 40% की है। तो यही कारण रहा कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जो है राष्ट्रीय भाषा हिंदी को नहीं चुना, क्योंकि सिर्फ 40% लोग ही हिंदी जो है उसको उनकी मातृभाषा हिंदी है 40% लोगों की, और भी जो भाषाएं थी, इसलिए जो 22 लैंग्वेजेस वाला जो लिया हमने, कि हमने जो है 22 लैंग्वेजेस को हमारे संविधान में ऐड किया। तो भारत में जो है इसीलिए कि 40% जो लोग हैं जिनकी जो मातृभाषा हिंदी है, इसीलिए 22 भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेज के तौर पे ऐड किया गया। कौन सी जो है अनुसूची थी? 8th अनुसूची थी। 8वीं अनुसूची के माध्यम से 22 भाषाओं को जोड़ा गया। अगर आपसे पूछे कौन से आर्टिकल, 343 से 351 आर्टिकल में ये आपको भाषाओं के विषय में जो है जानकारी मिलेगी यहाँ से। अब चलते हैं स्टेटमेंट क्या क्या है। संगीता क्या कह रही है जी? संगीता कह रही है कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। जो भाषाएं हैं, तो भारत में जो है पहला जो भाषा के आधार पर राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश था। तो आंध्र प्रदेश के बाद जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना शुरू हुआ, और भाषा के आधार पर राज्य, भाषाई राज्य गठन आयोग भी बनाया गया उससे। तो उससे उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो नेहरू जी थे। उन्हें भी ये डर था कि भाषा के आधार पर अगर हम जो है राज्यों का डिवीजन करेंगे तो इससे जो है भारत जो है बिखर ना जाए, भारत जो है टूट ना जाए कहीं। पर ये जो उनका डर था, बाद में जब भाषा के आधार पर गठन हुआ, उससे अगर हम देखते हैं आज की जो है प्रेजेंट में देखें, तो उससे भारत जो है मजबूत होता चला गया। उसमें भारत में जो राष्ट्रीय एकता थी वो बढ़ती हुई चली गई। तो वो डर जो है वो खत्म हुआ उनका, जब उन्होंने देखा कि जो है इस तरीके से जो है भारत जो है कि एकता और अखंडता जो है उसमें जो है वृद्धि हुई। तो यहाँ पर संगीता जो कह रही है कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने से राष्ट्रीय नीति के राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती है। बिल्कुल सही है बात कि राष्ट्रीय एकता बढ़ी उससे। अब अरमान क्या कह रहे हैं? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से हमें बांट दिया। तो भाषा के आधार पर जो राज्य का गठन हुआ, क्या उससे हम बट गए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसी कारण हमारी भाषा के प्रति सचेत हो गए। यही बात बिल्कुल गलत है। तो ये जो है इससे कोई भी बटा नहीं, बल्कि उससे जो है हम जो है एकत्रित हुए, हम जो है साथ में हमारा जो राष्ट्र है वो मजबूत हुआ, एकता की जो भावना है उसको उसमें वृद्धि हुई। अब हरीश जो है क्या कहते हैं इसके बारे में? इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर जो है अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया। यानी कि क्या इससे जो है जो अंग्रेजी भाषा है उसका प्रभुत्व बढ़ा? बिल्कुल नहीं, अन्य भाषाओं को बल्कि बराबरी का मौका मिला। तो ये भी बात गलत हो जाती है। तो बात जो संगीता कह रही थी बिल्कुल ठीक थी। क्या बात कही उन्होंने? कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने से क्या हो रहा है? राष्ट्रीय एकता मजबूत हो रही है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे संगीता की जो स्टेटमेंट थी, भाषा, भारत की जो भाषा की नीति के लिए थी, वो बिल्कुल सही है। और हमने जो डिस्कस किया था 22 जो है शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, 8th अनुसूची में है, आर्टिकल 343 से 351 तक। और संगीता जो बात कर रही है कि जो भाषा के आधार पर जो गठन हुआ उससे जो है राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली, ये बात बिल्कुल सही है। ये आपका इसका आंसर था। अब इसमें जो है कुछ और चीजें देख लेते हैं यहाँ पर हमारे काम की। देखिए बात कर चुका था मैं 343 से 351। ऊपर देखें तो संगीता की प्रतिक्रिया से सहमत हैं हम। अगर समायोजन की नीति का पालन नहीं किया जाता तो भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं किया जाता, और उससे क्या होता? भारत का और ज्यादा विभाजन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपने से दक्षिण उत्तर से अलग हो जाता। अब क्योंकि दक्षिण जो भारत की भाषाएं हैं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जो भाषाई क्षेत्र थे ये फिर भारत से अलग हो जाते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि नॉर्थ में अगर हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना देते तो ये जो बेल्ट है ये जो है अलग हो जाती फिर। अब जैसे मराठी लैंग्वेज के लिए भी जिस तरीके से जो है अब महाराष्ट्र में जो है विरोध चल रहा है कि वहां पर जो है क्या किया जा रहा है। अब आप देखें कि भाषा के आधार पर जैसे कन्नड़ लैंग्वेज है, मलयालम, तेलुगु, तमिल, इस तरीके से मराठी, पंजाबी, ये इतनी सारी लैंग्वेज हैं, इन सभी को समाहित किया गया हमारे संविधान में। क्यों? ताकि राष्ट्रीय एकता बढ़ावा मिले। परंतु अब जो है हम इस भाषा के आधार पर
भाषा एक जो है हमारे विचारों को प्रकट करने का माध्यम है, पर उससे जो है हमारे बीच में संघर्ष बढ़े, ये ठीक नहीं है। अब क्या हो रहा है कि कुछ राज्यों में इस तरीके के केसेस देखने के लिए आ रहे हैं कि उसमें जो है जो वहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय भाषा के लोग हैं, वो जब कोई अन्य व्यक्ति वहाँ जाता है या अन्य वहाँ पर जो लोग अवेलेबल हैं, उनसे वो फोर्सफुली ये कह रहे हैं कि आप जो है हमारी भाषा ही बोले। देखिए भाषा जो है उनका जो है खुद का, एक तो उनका खुद का अधिकार है, वो कोई भी भाषा बोले, वहाँ के व्यक्ति हो चाहे बाहर के व्यक्ति हो, तो उसमें जो है आप फोर्स तो नहीं कर सकते उन्हें। और साथ ही साथ भाषा जो है हमारे विचारों को आदान प्रदान का माध्यम था, इसे संघर्ष में तब्दील ना किया जाए। संविधान में भी इसीलिए किया गया था ताकि संघर्ष ना बने हमारे बीच। तो दक्षिण और उत्तर अलग हो जाते अगर हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना देते। और हिंदी जो है राष्ट्रीय भाषा न पहले बनाई जा सकती थी न अब बनाई जा सकती, क्योंकि हमने पीछे जो है देखा भी मैप में कि लगभग 40% यही जो नॉर्थ इंडिया की बेल्ट है, नॉर्थ इंडिया भी इसमें पूरी तरीके से समाहित नहीं होता, उसके जो 40% लगभग जो लोग हैं उनकी जो मातृभाषा हिंदी है। 40% की वजह से जो है 60% को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जो है अभी पिछले चैप्टर में सत्ता का विभाजन पढ़कर आए और जिसमें जो है सभी समुदायों को साथ में लेने कर चलने की बात करते हैं, समानता की बात की जाती है। तो उसमें समानता की बात तो नहीं होगी फिर अगर हम 40% को जो है लेकर चलें और अन्य को इग्नोर कर दें, फिर ये तमिल वाली हालत हो जाएगी जिस तरीके से, सॉरी श्रीलंका वाली हालत हो जाएगी जिस तरीके से वहां सिंगली भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया और जिससे वहां गृह युद्ध की स्थिति पनपी। उसी से बचने के लिए हमने जो है 22 भाषाओं को जो है हमारे संविधान में ऐड किया। और जो है राष्ट्रीय भाषा बना देते तो दक्षिण और उत्तर अलग हो जाते हैं और तमिलनाडु को एक स्वतंत्र, तमिलनाडु क्योंकि बहुत जोरों से जो है विरोध पहले कर रहा था जब हिंदी को जो है राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया, इसीलिए फिर बाद में जो है सभी भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेज में ऐड किया गया। अनुच्छेद की हम बात कर चुके थे, 343 से 351 तक राजभाषा है, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। 14 सितंबर 1939 को हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया, को स्वीकार किया गया। और लिपि कौन सी थी? देवनागरी को हमने अपनाया। 8वीं अनुसूची में है, 22 भाषाओं को हमने मान्यता प्रदान की गई जो शेड्यूल लैंग्वेज के लिए। तो ये आपका ये क्वेश्चन था। अब जो है संघीय सरकार की विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन है, हमें बताना है संघीय सरकार की इनमें से कौन सी विशेषता है। पहला है राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है। तो राष्ट्रीय सरकार जो है अपने कुछ अधिकार, देखिए यहाँ पे जो है एक वर्ड लगा दिया उन्होंने, कुछ, सिर्फ कुछ अधिकार देती है राष्ट्रीय सरकार, तो उससे जो है वो संघीय सरकार बन जाएगी क्या? देखिए जो प्रांतीय सरकार है उनके पास पहले से कुछ अधिकार होंगे ही, पर अगर वो कुछ ऐड कर देती है तो वो सिर्फ एडिशन होगा, पर उनके पास पहले से भी अवेलेबल जो अधिकार होंगे उन्हें भी काउंट किया जाएगा। तो सिर्फ कुछ अधिकार देने से वो संघीय सरकार नहीं हो जाएगी। अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो है यहाँ पे दिया हुआ है, अधिकार जो है कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच बट जाते हैं। तो अधिकार जो है ये जो है सत्ता का क्षैतिज वितरण जो है हमने पढ़ा था, जिसमें अधिकार जो है कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका के मध्य बट जाते हैं। तो ये जो है सत्ता का क्षैतिज वितरण था। संघीय सरकार की बात तो जो है ऊर्ध्वाधर वितरण में होती है, जिसमें केंद्र सरकार के पास शक्तियां हैं, राज्य सरकार के पास शक्तियां हैं और स्थानीय सरकार के पास, और कुछ जगह ये सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास शक्तियां हैं, तो वो संघीय सरकार कहलाती है। तो सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड है निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग कर सकते हैं। तो निर्वाचित पदाधिकारी सरकार में सर्वोच्च ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस संघीय सरकार का उदाहरण नहीं है। फोर्थ है सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों में बढ़ जाती है। तो बिल्कुल बात सही है। सरकार के विभिन्न स्तर कौन कौन से होंगे जी? वो होंगे हमारे केंद्र सरकार, केंद्र, राज्य, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा तो दिखाई दे रहा तो यहाँ पे लिख देता हूँ, केंद्र और राज्य के मध्य जो है शक्तियों का बंटवारा, जो बंटवारा वही कहलाता है शक्तियों का शासन के विभिन्न जो स्तरों के बीच बढ़ जाती है शक्ति, तो उसे ही जो है क्या कहेंगे? संघीय सरकार। तो हमारा जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा संघीय सरकार की विशेषता क्या है, जिसमें जो है सरकार की जो शक्ति होती है वो विभिन्न स्तरों पर बढ़ जाती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार के स्तर पर, और चाहे वो स्थानीय सरकार के स्तर पर। ये आपका आंसर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भारत सरकार, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार या क्षेत्रीय सरकार, इनके मध्य जो है शक्तियों का बंटवारा ही संघीय सरकार की एक विशेषता है। ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय हैं,
3 सूचियां हैं भारत की, जो कि हमारे कौन सी जो है अनुसूची में 7th अनुसूची में 3 सूची देखिए यहाँ पे दी है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखिए आपको क्लियर भी हो रहा होगा, संघ मतलब जो कि केंद्र सरकार से रिलेटेड जो शक्तियां जो प्रदान की गई वो संघ सूची में होंगी। राज्य सूची जो राज्य से संबंधित जो शक्तियां प्रदान की गई वो राज्य सूची में जो उनके कार्य हैं। और समवर्ती मतलब जिसमें दोनों जो कार्य संघ भी कर सकती है वो कार्य और राज्य भी कर सकती है वो समवर्ती सूची में। तो पहले तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो है कुछ चीजें दी गई हैं, हमें इन्हें बांटना है कि किस किस में होंगी। आइए बांट लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए रक्षा जो सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है, देश की सुरक्षा से रिलेटेड, वो किसके पास होगा, वो हमारी संघ सूची यानी केंद्र के पास होगा। तो आप देख रहे होंगे रक्षा यहाँ पे आ जाएगा। पुलिस जो है आप देखते होंगे राज्यों में दिखाई देती है आपको पुलिस, तो पुलिस किसका विषय हो जाएगा, राज्य का हो जाएगा। कृषि भी आपको राज्य के अंदर दिखाई देगी, तो कृषि भी राज्य का विषय हो जाएगा। शिक्षा जो है पहले जो है ये आपका किसका विषय था, सिर्फ जो है राज्यों का विषय था। बाद में इसे जो है समवर्ती सूची में डाला गया, जो आपका इसे जो है 42वें संविधान के संशोधन के बाद जो है इसे समवर्ती सूची में डाला गया। अब जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। फिर बैंकिंग जो है आपका राष्ट्रीय स्तर का मामला है। राष्ट्रीय स्तर का मामला किसके पास आता है, वो संघ के पास आता है, तो बैंकिंग भी इनके पास आ गया। वन किसके पास आएगा, वन जो है राज्य के अंदर है, तो राज्य के पास चला जाएगा। तो सॉरी समवर्ती सूची, बैंक जो वन है वो राष्ट्रीय स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी दोनों के अंदर ही आएगा, तो ये आपका समवर्ती सूची में आएगा। वहीं संचार की बात करें तो संचार जो है संघ सूची का विषय है, यानी केंद्र सरकार के पास। व्यापार जो है आपका राज्य सूची, और विवाह से रिलेटेड जो है दोनों ही नियम बना सकते हैं, चाहे वो राज्य हो चाहे वो संघ हो। तो ये जो है आपके विषय है। अब इनको भी जो है समझ लेते हैं एक बार, जो है वैसे हम जान ही चुके हैं पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। संघ सूची में वे विषय शामिल होते हैं जो केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, इन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में केवल वे शामिल होते हैं विषय जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है। सॉरी। और समवर्ती सूची में केवल वे विषय शामिल होते हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो ये आपने देखा होंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कौन कौन कानून बना सकता है, और ये जो विषय थे ये किस किस के अंदर आएंगे, ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर बात की गई है कि नीचे जो है विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार से मेल करना है, और जो जोड़ा मेल नहीं खाता वो आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। राज्य सरकार राज्य सूची से रिलेटेड जो है कानून बनाएगी। केंद्र सरकार, ये बात बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार क्या करेगी, संघ सूची, जो संघ सूची में जो विषय है उनसे रिलेटेड कानून बनाएगी। केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची से रिलेटेड कानून बनाएंगे, पर स्थानीय सरकार के लिए कोई भी सूची नहीं है। तो ये जो है अवशिष्ट विषय जो लिखा है, तो ये हमारा फोर्थ जो है आंसर हो जाएगा। 3 तरीके की सूची होती है हमारी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे जो है केंद्र सरकार बनाती है कानून, राज्य सूची पे राज्य सरकार बनाती है, समवर्ती सूची पे दोनों का अधिकार है, और स्थानीय सरकार के लिए कोई भी अनुसूची सूची नहीं दी गई, कोई भी लिस्ट नहीं दी गई है। तो ये जो है इसका आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर फोर्थ हो जाएगा। अब ये जो है हमें ये भी मैच करना है, हमें पहली सूची को दूसरी सूची के साथ मैच करना है। देखिए भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम और ग्राम पंचायत, इनसे रिलेटेड जो है ये क्या क्या चीजें हैं। भारतीय संघ का जो मेन जो होगा वो प्रधानमंत्री होते हैं भारतीय संघ के, जो जिसके पास पावर्स होंगी सबसे ज्यादा। फिर राज्य में राज्यपाल हो गए, राज्यों से रिलेटेड है। नगर निगम में वो व्यक्ति जो हेड बनता है वो मेयर होता है, और ग्राम पंचायत में सरपंच होता है। चारों क्लियर हुए होंगे आपको। भारतीय संघ का जो मेन हेड है वो प्रधानमंत्री है, राज्य में राज्यपाल हो गए, ठीक है। नगर निगम में उसे मेयर बोला जाता है जो हेड होंगे, और ग्राम पंचायत में सरपंच होंगे। इनके आंसर जो है आपको सीरीज में भी लगा के दिखा देता हूँ। भारतीय संघ के अंदर प्रधानमंत्री हो गए, राज्य में सरपंच हो गए आपके, नगर निगम में, अच्छा ये जो है गलत दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए आपके, ये जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर पहले का फर्स्ट ही आंसर दिया हुआ है, सेकंड का स दिया हुआ है, राज्यपाल था, थर्ड का आपका द दिया हुआ है, मेयर हो गया नगर निगम में,
और फोर्थ का ग्राम पंचायत में कौन सा होगा? ग्राम पंचायत में सरपंच। तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर भी हो गया होगा, आप जो है डायरेक्ट लगा दिए। भारतीय संघ में प्रधानमंत्री, राज्य में राज्यपाल, नगर निगम मेयर कहलाता है वो व्यक्ति, और ग्राम पंचायत में सरपंच। चारों क्लियर होंगे। देखिए नगर निगम आपके शहरों में जो अगर आप दिल्ली जैसे शहर में देखें तो वहां पर जो बनता है वो मेयर होता है। जब आपके जो है नगर निगम के चुनाव होते हैं तो नगर निगम के जो व्यक्ति जिन्हें आपने चुना, एमसीडी के इलेक्शन होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, आप जो है उसमें जो पार्षद होते हैं उनको वोट देते हैं, अपने अपने पार्षदों को वोट देते हैं जो आपके यहाँ से खड़े होंगे प्रतिनिधि के तौर पर। फिर जो वो मिलते हैं तो वो सभी मिलकर अपना एक हेड चुनते हैं जिसे क्या कहा जाता है? मेयर। इसी तरीके से ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत में जो है उसी जो हेड सरपंच कहते हैं। भारतीय संघ में उस हेड को प्रधानमंत्री कहते हैं, और राज्य का हेड जो है, वैसे तो आप देखते होंगे सीएम जो कि विधानसभा से बनते हैं, और साथ ही साथ वहां पे आप राज्यपाल को भी देखते हैं, तो राज्यपाल के पास भी पावर्स होती हैं। तो ये जो है आपके मैच हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ बयान दिए हुए हैं, अब उन बयानों को पढ़ना है और कौन सा सही है हमें वो बताना है। संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। बात बिल्कुल सही है, संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं पहले से ही, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है? भारत एक संघ है। भारत एक संघ है, बिल्कुल सही, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। बिल्कुल बात सही है, केंद्र और राज्य के अधिकार जो है पहले से स्पष्ट हैं, और वो भी हमारे संविधान में, और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। बिल्कुल सही बात, उनके जो है अधिकार हमारे संविधान में स्पष्ट हैं, और वो जो है भारत एक संघ भी है। थर्ड पे चलते हैं। श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है, तो श्रीलंका में संघीय व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहां पर एकात्मक व्यवस्था है। वहां पर जो है 250 से अधिक जो है आपके जिले हैं जिनमें जो है चुनाव होते हैं, पर वो जो है जो चुनाव होता है वो केंद्र सरकार के लिए होता है। तो ये जो है एकात्मक सरकार है, संघात्मक व्यवस्था नहीं है। तो वो प्रांतों में तो है, 250 से अधिक प्रांत हैं, 250 से अधिक प्रांत तो हैं वहां पे प्लस में, पर वो जो प्रांत हैं उनमें जो चुनाव होते हैं वो केंद्र सरकार के लिए होते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है। देखिए यहाँ पर पहले बोल दिया नहीं है, तो भारत में तो संघीय व्यवस्था है, तो आपको पहले ही क्लियर है कि भारत में तो संघीय व्यवस्था है, यहाँ पर नहीं लिखा है, तो ये जो है आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारे जो फर्स्ट है और सेकंड है वो जो आंसर्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड जो है हमारे आंसर करेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो है आपका संघीय व्यवस्था से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट्स थी, जो आपकी फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही। आपको अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं आप, अगर आपको पीपीटी चाहिए, हमारी पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। द स्टडी डेल्टा के जो लिंक होगा आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा आपको। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।